हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। आज के इस वीडियो में ये हमारा क्लास 3rd या 4th क्लास है आपके सामने, और इसमें हम आज आपको बताने वाले हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना के बारे में, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। आपको कुछ पोर्शन पहले ही बता चुके हैं। अगर अभी आपने अब तक देखा नहीं है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उनको देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की मैंने कुछ कंडीशन बताई थी, कुछ शर्तें बताई थी मैंने कि आपका कोई परमाणु होता है, बीच में ठोस भाग होता है, उसे हम नाभिक बोलते हैं, और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसे संयुक्त रूप से न्यूक्लियन बोलते हैं। बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है जो चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम पिछली वीडियो में बिल्कुल कर चुके हैं, और जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज परमाणु मॉडल, एक आपका परमाणु एटम मॉडल होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था जे थॉमसन मॉडल डिस्कस किया था, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कैसे हिस्ट्री, हम आपको एक बिल्कुल हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं कि एक एटम निकल के आया तो केमिस्ट्री में कैसे ग्रोथ पकड़ ली, मतलब केमिस्ट्री में स्टार्टिंग कैसे हुआ, बेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरीके से हम लेके चल रहे हैं। तो अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक से बताया कि कैसे रिसर्च की और कैसे ये चीज़ आगे बढ़ी। तो चलिए सबसे पहले आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से, देरी मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, और मैं कम से कम टाइम में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि हमने आपके रेलवे पुलिस फोर्स, एसआई कांस्टेबल और लोको पायलट के लिए मैथ की वीडियो, मैथ, आपकी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सब कुछ अवेलेबल है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपके लिए खुशखबरी यही है कि टेलीग्राम चैनल भी हमने आपके लिए क्रिएट किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप लिंक ले सकते हैं। आप ज्वाइन क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। अपने लिए नहीं तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। आपको जो अधिक से इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही भरोसेमंद चैनल है आपके यूट्यूब चैनल पर, दिव्य दृष्टि साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। और लेकिन सबसे पहले मेरा यही गुजारिश रहेगा कि अब तक आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं मैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज वहीं से स्टार्ट करूंगा मैं, यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन को ग्रोथ करना है, एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर क्रिएट करनी है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को कितना भी घुमा के पूछा जाए आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे मैं लास्ट में आपको परमाणु मॉडल डिस्कस कर रहा था। परमाणु मॉडल ये इसे क्या बोलते हैं, एटम मॉडल। और परमाणु मॉडल क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, मुझे पक्का पता है, पूरा याद होगा, आप भूल ही नहीं सकते। मैंने बताया था कि एक ऐसा मॉडल जो क्या करे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति को दर्शाए, ऐसे मॉडल को क्या बोलते हैं, एटम मॉडल बोलते हैं, परमाणु मॉडल बोलते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी आपके साथ शेयर की थी ये वाली इन्फॉर्मेशन। तो परमाणु मॉडल हो गया। इसमें मैंने जे थॉमसन का मैंने डिस्कस किया था, आपको याद है? तो जे थॉमसन का ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अरे ये हो गया, चलिए मैं दोबारा लिया यहाँ पर जे थॉमसन ने मॉडल दिया था यहाँ पर। इसी मॉडल को क्या बोलते हैं, इनके मॉडल को क्या बोला जाता है, तरबूज मॉडल, तरबूज सिद्धांत भी कहते हैं, तरबूज सिद्धांत भी बोलते हैं।
ये मैंने आपको बताया था, इसे वाटरमेलन थ्योरी। इन्होंने क्या किया था आपको याद होगा तो, इन्होंने लाल भाग, तरबूज के लाल भाग को बोला था, लाल भाग को प्रोटीन बोला था, प्रोटीन। और जो बीज होते हैं, बीज तरबूज के अंदर, उसे क्या बोला था, बीज को बोला था इन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला था इन्होंने, ठीक है, ये चीज़ बोला था। तो ये इन्होंने मॉडल दिया था यहाँ पर जे थॉमसन ने। तो इन्होंने वो बोला था कि तरबूज को हम क्या करें, वो बीच में से काट दें, तो जो लाल वाला भाग होता है वो प्रोटॉन की स्थिति को दर्शाएगा, और उसके अंदर जो बीज फंसे पड़े हैं वो बीज किसको स्थिति दर्शाएंगे, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाएंगे। इस मॉडल को भाई थॉमसन मॉडल कहते हैं, जे थॉमसन मॉडल कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ रदरफोर्ड मॉडल ने, देखिए कैसे केमिस्ट्री में ग्रोथ हुई, कैसे एक के बाद रिसर्च होती गई और इन्फॉर्मेशन मिलती गई। आज केमिस्ट्री बहुत बड़ा ग्रोथ कर लिया है। कैसे ग्रोथ कर लिया है देखिए। चलिए मैं अब यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में। तो मेरा मानना रहेगा रदरफोर्ड मॉडल। तो इन्होंने क्या किया, मैं यहाँ पर, चलिए पहले ये बना देता हूँ। इस टाइप से मैंने एक बनाया और यहाँ पर मैंने एक ये ले लिया, ये प्लस डाल दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बना लूँ मैं, फिर मैं आपको बिल्कुल डिस्कस करूँगा, यहाँ पे आपके साथ में बिल्कुल डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा। रदरफोर्ड ने क्या लिया, एक सोने की पतली परत ली, क्या ली उन्होंने, एक सोने की पतली परत ली, यहाँ पर सोने की पतली परत ली। ये वाली क्या है, ये दिखाई दे रही है आपको। चलो मैं यहाँ पे इसे कलर भी सोना जैसे ही कर देता हूँ। चलिए मैंने ये सोने जैसा कलर कर दिया इसका, मैंने इस यहाँ पर मैं सोने जैसे कलर कर देता हूँ। ये गोल्डन लेयर हो गई आपके पास, इसे भी ऐसे ही कर देता हूँ, गोल्डन लेयर ये कर दिया मैंने, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया आपके सामने। और यार चलिए आ गया, इधर देखिए ये चीज क्लियर हो गया। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने क्या ली, एक सोने की पतली लेयर ली, पतली वाली लेयर ली। अब इन्होंने क्या किया, इन पर अल्फा प्रकीर्णन किया। अल्फा प्रकीर्णन, ये क्या है हमारे पास, अल्फा प्रकीर्णन किया। इसके मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी बोलते हैं, अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी बोलते हैं। इसके मॉडल को, रदरफोर्ड के मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी बोला जाता है, अल्फा प्रकीर्णन। अब मेरा आपसे सवाल है कि भाई अल्फा प्रकीर्णन का मतलब अल्फा कणों की बमबारी की, मतलब इस लेयर पर अल्फा कण डाले या अल्फा कणों की प्रकीर्णन किया। तो ये क्या है, एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। हर सब्जेक्ट की एक अपनी लैंग्वेज होती है। तो आप कहना चाहेंगे अल्फा कणों का अल्फा कण क्या के प्रकीर्णन किए, ये बोल सकते हैं, या अल्फा कणों की बमबारी की, ये बोल सकते हैं, या उस सोने की पतली लेयर पर अल्फा कणों को डाला, कुछ भी जैसा लगे वैसे मान लो आप।
अब मेरा यहाँ पर सवाल कि अल्फा कण कहाँ से लेकर आए भाई साहब, कहाँ से निकले ये अल्फा कण, लेके कहाँ से आया भाई? ये इसका क्या स्टोर रूम बनना था वहाँ पर रदरफोर्ड के पास, बताइए। कोई कोल्ड ड्रिंक में आ रहा था अल्फा कण, कहाँ से आ रहा था? तो आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रेडियम वाला चैप्टर पढ़ा होगा, रेडियो धर्मता, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो स्वतः ही क्या करते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन। तो मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगा, जैसे ये सपोज करो ये हमारे पास कोई रेडियम धातु है, हमारे पास रेडियम, तो ये क्या करेंगे, ये इस टाइप से रेज निकालते हैं, इस टाइप से देखिए, इस टाइप से। अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये अल्फा कण बोलेंगे, इनको बीटा कण बोलेंगे, कुछ याद आ रहा है? और सीधे जाएंगे, सीधे इनको बोलेंगे गामा कण, गामा रेज। मतलब रेडियम के वो धातु जो अपने आप क्या करते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। उसमें से अगर दो प्लेट रख दिया है, यहाँ पर एक प्लेट है हमारे पास, एक नेगेटिव वाली और इधर क्या है, पॉजिटिव वाली, तो उन्होंने देखा होगा कुछ रेज नेगेटिव प्लेट की ओर बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और कुछ जो रेज हैं वो पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या होती है, बेंड हो जाती हैं, झुक जाती हैं। तो जो नेगेटिव की ओर हो जाती है उसे अल्फा कण कहा। जो नेगेटिव प्लेट की ओर झुक रहे हैं उनको क्या बोला, अल्फा कण। और जो रेज, जो किरण पॉजिटिव धनावेशित कण की ओर, धनावेशित प्लेट की ओर झुकी, उनको बोला बीटा कण बोला। और जो बिल्कुल सीधे निकल गए, ना उसने इधर देखा ना उधर देखा, सीधे निकले, उन्हें बोला गामा किरण बोला। तो ये आपने रेडियो धर्मता, रेडियो उसमें आपने पढ़ा होगा। तो अल्फा कण यहाँ से लिए उन्होंने, कहाँ से लिए, अल्फा कण यहाँ से लिए, लेकर के सोने की लेयर पर डाला, अब मैं बताता हूँ क्या रिजल्ट निकले। रिजल्ट डिस्कस करना चाहूँगा, यहाँ पर मैं रिजल्ट डिस्कस करना चाहूँगा। ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, ये मैं रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या किया उन्होंने, फर्स्ट में क्या किया उन्होंने, एक सोने की पतली लेयर ली। सेकंड क्या किया, अल्फा प्रकीर्णन किया, अल्फा प्रकीर्णन किया। अब निष्कर्ष क्या निकला, रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट देखिए। फर्स्ट रिजल्ट आपने देखा, मोस्टली किरण क्या आ रही है, सीधी निकल रही है, सीधी। अरे एग्जाम्पल तौर पे अब ये मान सकते हैं कि आप के आंखों से पट्टी बंधी है, बिल्कुल पट्टी बंधी है, और आप जा रहे हैं, चलते आ रहे हैं। एक कुछ बनाया गोला टाइप सा, आप सीधे निकल गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस भाग से निकले उस भाग में कुछ था ही नहीं, खोखला था, सही है। तो पहला क्या हुआ, अधिकांश किरण के क्या होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। पहला रिजल्ट क्या है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अब देखिए दूसरी कंडीशन, आपने आंखों से पट्टी बांधी हुई, आप चले जा रहे हैं, बस मस्ती में चले जा रहे हैं, आपके सामने एक खंभा आ गया, आपका कंधा टकरा गया। कंधा टकराने पे क्या होगा, आप डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। आप जैसे जा रहे हो डायरेक्शन बदल लेंगे, मारे बाप रे तोड़ दिया, बहुत जोर से तोड़ा, मर गए। आप क्या करेंगे, डायरेक्शन बदल लेंगे। तो ऐसे देखिए यहाँ पर ये किरण थी, थोड़ी सी ऐसे टकराए और क्या हुआ, ये क्या हो गए, अपने रास्ता बदल दिया इन्होंने। और फिर 20,000 कणों में से एक कण उसने देखा कि वो टकरा के वापस लौट गया। भाई 20,000 अल्फा कणों में से एक कण ऐसा निकला, अल्फा कण, वो टकराया और चला गया। तीसरी कंडीशन क्या कि जैसे आप आंख में पट्टी बांध चले आ रहे हैं और सीधे चले आ रहे हैं, जस्ट आपके सामने खंभा, आप गए, आपका सिर पड़ा खंभे धड़ाक से, बाप रे बाप, कुछ देर के लिए तो आप सुन्न मुन्न रह जाएंगे। फिर क्या करेंगे, भैया वापस लौट लेते हैं, हमारी बस की बात नहीं है। तो रिजल्ट दूसरा ये निकला। दूसरा रिजल्ट क्या निकला कि यहाँ पर परमाणु के मध्य में ठोस भाग होता है,
परमाणु के मध्य में ठोस भाग होता है। रिजल्ट जी निकला भैया, बीच वाला बड़ा खतरनाक है, जी नहीं जाने दे रहा है। तो ये क्या है, परमाणु के मध्य में ठोस भाग होता है, ये क्लियर हो गया। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, ठोस भाग को क्या बोला, ठोस भाग को बोला, क्या बोला, नाविक। क्या बोला, नाविक। और क्या बोला, धनावेशित भाग बोला, धनावेशित भाग बोला। एक रिजल्ट और दिया भाई, इसमें क्या होते हैं, या नाविक के अंदर या इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, दोनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन बोलते हैं। न्यूक्लियन आपसे पूछे न्यूक्लियन क्या है, तो आप बोलेंगे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को ही न्यूक्लियन संख्या बोलते हैं। समझ में आ गया था, किसी क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रहा है। तो ये आपका रदरफोर्ड मॉडल था। तो इसका मतलब नाविक की खोज किसने की, नाविक की खोज तो रदरफोर्ड ने की। आपको ये मालूम चल रहा होगा, नाविक की खोज किसने कर दी, यहाँ पर रदरफोर्ड भाई साहब ने कर दी। तो ये आपका रदरफोर्ड मॉडल हो गया। अब आगे मैं डिस्कस करना चाहूँगा मैक्सवेल के सिद्धांत को। तो एक ये ऐसे और भी काफ़ी मॉडल थे, लेकिन उन्हीं मॉडल को डिस्कस करना चाहूँगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एक बेसिक को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए काम आने वाले हैं। ओके, चलिए मैं अपने इसे आप नोट कर सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसे आगे बढ़ता हूँ। दूसरा मॉडल डिस्कस, मैं 2 मॉडल हो गया आपके पास, मैंने 2 मॉडल डिस्कस कर चुका हूँ। पहला थॉमसन मॉडल, सेकंड रदरफोर्ड मॉडल। तो अब तीसरा मॉडल देखिए, तीसरा मॉडल है हमारे पास, मैं देना चाहूँगा मैक्सवेल का सिद्धांत। मैक्सवेल का सिद्धांत। तो इन्होंने क्या किया, इनके सिद्धांत क्या बोलते हैं, इन्हें विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ही बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत। एक मिनट डिस्टर्ब। ओके, तो मैं आपको बता रहा था जो मैक्सवेल के सिद्धांत को क्या बोला था, वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत भी बोला जाता है। वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या बोलेंगे इसे, वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत। चुंबकीय सिद्धांत मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक थ्योरी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि जब कोई कण एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर करता है, जब कोई कण एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा क्या होती है, खत्म होती जाती है। और एक स्थिति ऐसी आएगी भैया, ऊर्जा निकाल रहा है, कब तक निकालेगा साला, कब तक निकालेगा। अरे भाई कोई रिसोर्स कुछ तो होगा, उसने जो स्टोर कर रखी है वो स्टोर खत्म तो होगा उसका, भाई खत्म होगा ना, होगा खत्म हो जाएगा उसका। अगर ऊर्जा निकाल रहा है, निकाल बेटा। वो कह रहा है कण घूम रहा है, घूमने ऊर्जा बेस्ट होगी नहीं होगी। अब बताओ, किसी के घर के आसपास चक्कर ला रहे हैं, लगा भैया, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, फिर भी लगा रहे हैं। कब तक लगाओगे, फिर हाथ थक जाओगे, सही है ना। तो यही हो गया कि भाई ये बोला कि कण जब किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये किसने बताया था, मैक्सवेल साहब ने बताया था। तो इनका मैं बनाता हूँ। ये सपोज करो ये इस टाइप से मैं यहाँ पर ये है, ये मान लिया मैंने कोई हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रॉन है और चक्कर लगा नहीं भाई साहब, ऐसे घूम रहे, देखिए ऐसे घूम रहे। इनकी ऊर्जा कम होती जाएगी,
इनके कक्षा का साइज कम होता जाएगा, ऐसे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ऐसे कम होता जाएगा, ऐसे करके यहाँ पर लास्ट में ये क्या था हमारे पास, नाभिक, और नाभिक में जाके दड़ाम, नाभिक में जाके दड़ाम हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर घूमते रहता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये तो सोचने वाली बात है भैया। जो ऊर्जा उत्सर्जन का मतलब निकालना, ऊर्जा निकाल रहा है, कब तक निकालेगा भाई? अरे कुछ जनरेटर लगा है उसके अंदर, या कोई ट्रांसफार्मर रखा है भाई, ऐसा तो कुछ है नहीं उसके अंदर। तो उसके अंदर जो उसकी ऊर्जा स्टोर कर रखी थी वो कभी तो खत्म होगी। उसने कहा भैया जब ऊर्जा ज़्यादा थी तो दूर चक्कर लगा रहा था, जब ऊर्जा कम हुई तो और पास आ गया, और ऊर्जा कम हुई तो और पास आ गया, ऊर्जा और कम हुई तो पास आ गया। तो एक बार तो कभी न कभी ऊर्जा खत्म होनी है। जैसे खत्म हो जाएगी तो वो क्या होगा, नाभिक में जाके गिर जाएगा। इस तरीके से तो क्या हो जाएगा भैया, जो परमाणु है उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना कोई सिद्धांत तो नहीं दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, बाकी जो मॉडल आए थे उन सिद्धांतों को रिजेक्ट कर दिया। ये बहुत बड़ी भाई साहब, बहुत अच्छे भाई साहब। अपनी कोई थ्योरी नहीं, अपनी कोई थ्योरी नहीं दी इन्होंने। जो अब तक जो थ्योरी जनरेट की थी उन थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए सिद्धांत दिया था इन्होंने। है भाई साहब कितने आजकल ऐसे ही लोग हैं, आजकल ऐसे ही लोग हैं, करेंगे कुछ नहीं लेकिन दूसरों के लिए, दूसरे के आपने ये गलत किया, ये सही नहीं था, ऐसा करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये कमी थी, वो कमी थी। ये मैक्सवेल साहब ने भी ऐसे किया, मतलब उस टाइम पर भी ऐसे होता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक ही हो गया। तो इन्होंने क्या किया, परमाणु जितने मॉडल थे उनको रिजेक्ट करने के लिए थ्योरी जनरेट की। इन्होंने कोई थ्योरी अलग से नहीं दी। और एक बात और कह दी इन्होंने, रदरफोर्ड मॉडल, जो रदरफोर्ड मॉडल था, मॉडल इसको बता दिया टेम्परेरी, अस्थाई बता दिया कि भाई अस्थाई मॉडल है ये, अस्थाई मॉडल। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था, सिद्धांत थ्योरी दी थी, उसे अस्थाई मॉडल बता दिया, भाई ये आपका अस्थाई मॉडल है। आपने एक्सप्लेन किया ढंग से नहीं किया है, इसमें कोई पोजीशन ढंग से हो नहीं पा रही है। तो ये तो मैक्सवेल साहब हो गए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ जो नील्स बोर सिद्धांत और मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट की गई। देखिए चलिए नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे नील्स, नेक्स्ट मॉडल आपके पास नील बोर मॉडल, नील बोर मॉडल, नील बोर मॉडल, इसे बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी, इसे मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं, मॉडर्न थ्योरी। ये क्या है, मान्यता प्राप्त है, वैलिड, बिल्कुल वैलिड है, एक्सेप्टेबल, आप बोल सकते हैं इसे एक्सेप्टेबल, स्वीकृत, मान्यता प्राप्त। भाई इस मॉडल को क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया है। बहुत अच्छी बात है यार। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इस मॉडल में परमाणु के मध्य में, परमाणु के मध्य में एक ठोस भाग होता है, एक ठोस भाग होता है। ठीक है भाई, ये चीज तो रदरफोर्ड ने भी बोला था कि परमाणु के मध्य में ठोस भाग होता है, इसे नाभिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं, नाभिक, न्यूक्लियस कहते हैं। और नाभिक के अंदर क्या होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और इन दोनों को मिला के कंबाइंड वाली फॉर्म में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। तो यहां तक देख रहे हैं आप, यहां तक देख रहे हैं, यहां तक तो कुछ इसने कुछ किया ही नहीं, नील्स बोर ने कुछ किया ही नहीं। ये तो इतना पहले जनरेट हो चुका था, ये थ्योरी पहले इतना आ चुकी थी। अब क्या किया उसने, अब देखो यहां पर क्या किया, जो क्यों एक्सेप्ट किया ये, जब कण, जब इलेक्ट्रॉन लिख लो यहां पर, और यहां पर एक और लिख लो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक से बाहर चक्कर लगाता रहता है,
नाविक से बाहर चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है सर। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। अब ये भी देखो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है, अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है तो ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, तो वह ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, मतलब कोई भी ऊर्जा जनरेट नहीं करता है, उत्सर्जित नहीं करता है, नहीं करता है, और नहीं उसे कोई ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और नहीं उसे कोई ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल बेसिक कक्षा में चक्कर लगा रहा है, मूल कक्षा में चक्कर लगाता है, तो ऊर्जा जनरेट नहीं करता है, कोई ऊर्जा जनरेट नहीं करेगा, लेकिन और न जनरेट करेगा न उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छी बात है। लो जो गिरने वाली बात की थी उसे बचा लिया। मतलब ये इन्होंने कि ये तो ऐसा लगता है अपने आप में वकील हैं, ये केस लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा लो, वो कह रहा ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो ऊर्जा कम हो जाएगी और उसमें गिर जाएगा। ले बेटा हमने एक ऐसा नियम बना दिया, गिरेगा ही नहीं साला। तो उनका मूल कक्षा में चक्कर लगाता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता ही नहीं है, न उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सारी बात ही खत्म हो गई बात यहाँ पर। और नियम दिया, एक नियम और क्या उसने, जब इलेक्ट्रॉन नाविक से दूर वाली कक्षा में चक्कर लगाता है, नाविक से दूर वाली कक्षा में चक्कर लगाता है, अगर यहाँ पर कंडीशन है नाविक से दूर वाली, मतलब अपनी कक्षा को छोड़ करके नाविक से दूर वाली कक्षा में चक्कर लगाने जाता है। बेटा रहता है इस मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में लड़की के चक्कर लगा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले से जानकारी लेनी पड़ेगी कि भैया कौन है, कोई घर में वैसा तो नहीं है पीटने वाला, पकड़ गई तो हाथ पैर तोड़ दे कहीं, उसके पिताजी के पुलिस वाले तो नहीं है कहीं, उसकी कोई वकील तो नहीं है, कोई ज़्यादा ऐसा तो नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे। जब कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा बेटा कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेफ है, खुद चक्कर लगाओ, तभी चक्कर लगाता है, तभी चक्कर लगाता है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन नाविक से दूर वाली कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसे बाह्य स्रोत से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा ग्रहण करता है, बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करता है। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर देना चाहूंगा, पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन नाविक यहाँ पे लिखो, नाविक की ओर, नाविक के पास वाली कक्षा में चक्कर लगाता है, कक्षा में चक्कर लगाता है, तो वह ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो ये चीज़ सब चीज़ें हो गई हमारे पास। देखिए अच्छा मॉडल था, अब डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये चीज़ तो वैलिड है, एक्सेप्टेबल मानता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु मध्य में ठोस भाग होता है जिसे नाविक कहते हैं, ये चीज़ तो पहले से क्लियर हो गई। नाविक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इसे न्यूक्लियन बोलते हैं, बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉन नाविक से बाहर चक्कर लगाता रहता है, बिल्कुल। ये चीज़ तो पहले भी हम इसे क्लियर कर चुके हैं। यहाँ से थोड़े से 2-3 पॉइंट हैं, इनको मैं क्लियर करना चाहूँगा।
2-3 पॉइंट को क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर कोई भी आपको कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए, तो मैंने बोला ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, देखिए 3 पॉइंट है। तीनों पॉइंटों सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा, एक उदाहरण दूंगा, एक एग्जाम्पल, और ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या एग्जाम्पल दूँ? देखिए, कोई स्टूडेंट है 5th क्लास में पढ़ रहा है, किसी भी क्लास में पढ़ सकता है, 5th नहीं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे और तीनों ये रूल्स बताएं, तीनों वाले बिल्कुल क्लियर। आपको रटने वाली चीज़ नहीं, हमेशा एग्जाम्पल याद कर लेना, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कोई स्टूडेंट है 5th क्लास में पढ़ रहा है, 5th में पढ़ रहा है, तो जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ रहा है, कोई ओवरलोड नहीं। जो आता था 4th में सीख के गया था, तो 5th में उसी से आगे बताया जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और सपोज करो 4th में पढ़ के आया, उसने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, टेबल सब कुछ सीख लिया, हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना सब कुछ सीख लिया, और 5th में आ गया, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। 5th में जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल पढ़ रहा है, दिमाग को कोई जोड़ नहीं, मतलब कोई ऊर्जा का उत्सर्जित नहीं करेगा, कोई उसमें न तो ऊर्जा निकालनी है न ऊर्जा लेनी है उसे। मैं जिस क्लास में पढ़ रहा है उसे कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, जैसे चल रहा था नॉर्मल वैसे ही चलेगा। लेकिन तो ये तो पहला नियम हो गया, ये वाला, ये क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा, अभी क्लियर नहीं हुआ आपको, मुझे पता है कब क्लियर होगा, जब मैं इसको क्लियर करूँगा। अगर लड़के ने 5th पास किया, 5th से डायरेक्ट एडमिशन दिला दिया 8th में या 9th में एडमिशन दिला दिया, 5th वाले स्टूडेंट को डायरेक्ट 8th में बैठा दिया, लो बेटा जंप मारो, टक टक टक, जंप मारा 6, 7, 8, डायरेक्ट 5th to 8, 5वीं से 8वीं बैठा दिया। अब 8वीं बैठा दिया, तो अब 8वीं में पढ़ाया जाएगा ना, और 6 में पढ़ाया था वो भी चीज़ है, 6, 7 में पढ़ना चाहिए था, अब डायरेक्ट 8वीं में पहुँच गया। तो अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? तो अब वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो स्टूडेंट बाहर से पढ़ेगा, रिसोर्सेज लगाएगा, ट्यूशन लगाए जाएंगे, ऑनलाइन क्लास लेगा, बाहर से ऊर्जा ले रहा है, ग्रहण कर रहा है। भैया मेरे 8th में जो पढ़ा रहे हैं मैथ वाले सर जी, केमिस्ट्री जो कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो पिताजी बोलेंगे, पिताजी अपने पिताजी से कहेगा, पिताजी आपने मेरा एडमिशन करा दिया 8th क्लास में, लेकिन मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो उसके पिताजी कहेंगे, बेटा नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ट्यूशन लगा ले, यूट्यूब से पढ़ ले, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर ले। लेकिन जब वो ये सब चीज़ें कर लेगा, तब उसके 8th क्लास वाली चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये समझ में आ गई। जब कोई ऊपर वाली क्लास में, जब ऊपर वाली क्लास में जाएगा चक्कर लगाने के लिए, तो उसे बाहरी स्रोत से ऊर्जा लेनी पड़ेगी। अब सपोज करो कोई स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ रहा है, अब वो चाहता है 10th क्लास छोड़ करके 7th क्लास में आना चाहता है। तो 10th में उसने सीखा एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, और काफ़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कुछ भी पढ़ा, अब उसे सब कुछ भूल करके, सब कुछ छोड़ करके 7th में आ रहा है या 5th में आ रहा है, 6 में आ रहा है। तो वहाँ पे तो भैया जो भी सिखाया जाता है वो वही काम करना पड़ेगा, मतलब अपनी ऊर्जा छोड़नी पड़ेगी। अब ये तो नहीं है 7th में आके बोले नहीं साहब हमें तो द्विघात समीकरण पढ़ाइए, नहीं साहब हमें तो एरिया निकालना सिखाइए, ऐसा तो नहीं बोल सकता, क्योंकि क्लास तो क्लास के हिसाब से चलेगी ना। भाई तुम छोड़ कर आ रहे हो, तुमसे किसी ने बोला था क्या? नहीं। तो चक्कर लगाने के लिए आ रहे हो बेटा, तुम एक मोहल्ले छोड़ करके दूसरे मोहल्ले में चक्कर लगाने के लिए आ रहे हो, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा को छोड़ कर आना पड़ेगा। समझ में आ गया? इस एग्जाम्पल याद रखेंगे, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको क्लियर हो गया? आगे बढ़ूँ, ये सब टॉपिक थे। मैं चाहूँगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें, ले सकते हैं, काफ़ी काम का है। ये चलिए, ये आपको नील्स बोर हो गया, और जहाँ से हमें मालूम चले गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, कि इनकी क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। चलिए मैं ये अब रिमूव कर देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मुझे पता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा, पहले सबसे पहले लेना चाहूँगा इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, इस वाले मॉडल को मैं बताना चाहूँगा इन्होंने कैसे दिया, एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अभी जो मॉडल इन्होंने इस तरीके से बताया कि देखो भाई ये तो आपका नाभिक हो गया, चलो यहाँ बना दो, ये प्रोटॉन हो गया और ये इसमें न्यूट्रॉन हो गया, ये नाभिक हो गया, इसमें पहली कक्षा होगी, फिर कोई दूसरी कक्षा होगी, फिर कोई तीसरी कक्षा होगी, फिर चौथी कक्षा होगी।
तो इन्होंने इस टाइप से मॉडल दिया था। तो पहली कक्षा में भरने के इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना है आपको, तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम, इसका फॉर्मूला है हमारे पास 2n²। अगर पहली कक्षा में जा रहा है तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली कक्षा में देखिए 2n², n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये n की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया 2, कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी की निकालना है आपको, निकालना है दूसरी कक्षा में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे केवल, एक यहाँ पर आ जाएगा एक यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये चेक करना है, तो क्या करेंगे 2 तो ये हो गया, और n² मीन्स 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, कितने में 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने आ जाएंगे, इसमें 8 आ जाएंगे 1, इसमें आ जाएंगे 2, इसमें 8 आ जाएंगे 2 3 4 5 6 8 आ जाएंगे। अब देखिए ऐसे यहाँ पर अगर आपको तीसरी कक्षा में निकालना है, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 तो फॉर्मूले का, यहाँ पर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 3², तो 3 3 9 18 इलेक्ट्रॉन। और चौथी के लिए 2 × 4 का स्क्वायर, 4 16 32, तो आपको याद रखना है 2 8 18 32, इसी काम चल जाएगा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32 होते हैं। तो ये सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है, ये सिद्धांत दिया था। अब मैं आगे डिस्कस करता हूँ। चलिए मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा इसको लेना चाहूँगा मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन, एक मिनट यहाँ पे देख लीजिए, पहले ऐसे लिख लीजिए, एक टेबल बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कण, यहाँ पर खोजकर्ता, और यहाँ पे लिखा द्रव्यमान, और यहाँ पे लिखा आवेश। एक टेबल बना ली मैंने, आवेश। तो देखिए मैंने सबसे पहले लिखूंगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके खोज थे जे थॉमसन इसकी रिसर्च करता थे, कब किया था 1897। इसका द्रव्यमान होता है हमारे पास 9.1 × 10⁻⁻31 kg। इस पर ऋणावेश होता है, ऋण आवेश होता है, इस पर ऋणावेश होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। इलेक्ट्रॉन क्या किसने खोज की थी, जे थॉमसन ने की थी, 1897 में की थी। इस पर ऋणावेश होता है, इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अब देखिए प्रोटॉन को स्मॉल p से दिखा दो, और यहाँ पर इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने 1990 में की थी इसकी खोज। इसका द्रव्यमान होता है 1.6728 × 10⁻⁻27 kg। इस पे होता है धनावेश। देखिए प्रोटॉन की खोज तो की थी गोल्डस्टीन ने, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। तो ये हमेशा आप याद रखेंगे कि नामकरण किसने किया था इसका, नामकरण मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, नामकरण किया था इसका, भाई नामकरण करने वाले थे रदरफोर्ड करने वाले थे नाम, इसका नाम। अब मैं लेना चाहूँगा न्यूट्रॉन खोज की थी चैडविक, और ये की थी 1932, और इसका वेट होता है 1.6 और 746 ले लो, यहाँ पर 48 कर लो, 748 × 10⁻⁻27 kg। इस पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई कि इनके ये खोज करता है और भाई इन पर ये चीज़ होती है। और दूसरी बात देखिए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, कैथोड। इसको कैथोड भी बोलते हैं, कैथोड, मतलब यहाँ पर कैथोड रेज।
और प्रोटॉन को क्या बोलेंगे, प्रोटॉन को बोलेंगे, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा, यहाँ पर इसको बोलेंगे एनोड। एनोड एनोड यहाँ पर ये प्लस होता है एनोड, कैथोड नेगेटिव होता है, तो इसे एनोड रिज बोलते हैं। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। और न्यूट्रॉन पे तो कुछ होता ही नहीं है, तो न्यूट्रॉन क्या बोले तो समझ आ गया। अगर कैथोड बोला जा रहा है, कैथोड रिज, तो सिंपल समझ जाइए इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। कहीं पर कैथोड बर्ड आ रहा है कहीं पे, तो आप समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। एनोड आ रहा है तो प्रोटॉन की बात कर रहा है भाई, एनोड आ रहा है तो प्रोटॉन की बात कर रहा है, कैथोड आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। बस पढ़ते जाइए आराम से, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते जाइए, थोड़ा सा क्लास को रिवाइज कीजिए, 1-2 बार देखिए, बिल्कुल मजा आएगा। चलिए वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहें। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें आप। ये चीज़ क्लियर हो गया अब तक? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बिल्कुल डिस्कस करेंगे, बिल्कुल कुछ भी छोड़ना नहीं है। आगे बढ़िए, मैं और भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, लेकिन आप हमारी क्लास से जुड़े रहिए। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने वाला हूँ निरपेक्ष द्रव्यमान। तो मैंने लिखा है यहाँ पर निरपेक्ष द्रव्यमान। मैं पहले लिखूंगा यहाँ पर तत्व लिखूंगा, दोबारा से कण लिखूँ, कण से रहेगा, कण लिखा है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा निरपेक्ष द्रव्यमान। निरपेक्ष द्रव्यमान इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मास। एब्सोल्यूट मास। और यहाँ पर आ जाएगा सापेक्षिक द्रव्यमान। सापेक्षिक द्रव्यमान ये हो जाएगा हमारे पास रिलेटिव मास। और ये पार्टिकल लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो अब देखो मैंने क्या लिया, सबसे पहले लिया इलेक्ट्रॉन ले लिया मैं, चलो लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन अभी लिखा था यहाँ पर मैंने। इसका जो मास क्या था हमारे पास 9.1 × 10⁻³ kg इलेक्ट्रॉन का। और प्रोटॉन का मैंने लिखा था यहाँ पर आपके सामने 1.6725 10⁻⁻27 kg लिखा था मैंने। और न्यूट्रॉन का क्या लिखा था मैंने, न्यूट्रॉन का 1.6748 × 10⁻⁻27 kg लिखा था मैंने, ये kg लिखा था। पहले मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, फिर मैं बिल्कुल डिस्कस करूँगा कि निरपेक्ष द्रव्यमान क्या है, सापेक्ष द्रव्यमान क्या है, एब्सोल्यूट मास एंड रिलेटिव मास क्या होता है, बिल्कुल डिस्कस करूँगा। तो अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लिखना चाहूँगा, तो इसका होता है हमारे पास, इसका 0.00054 नियरेस्ट जीरो मान सकते हैं इसे। AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये भी डिस्कस करूँगा क्या है। इसकी होती है 1.0072 AMU। और इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन का 1.0086 AMU। देखिए अब यहाँ पर क्या है, पहले AMU को डिस्कस कर दूँ। पहले AMU का मतलब 1 AMU, इसका मतलब होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। ये क्या है AMU। जब किसी, यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहूँगा, जब किसी कण के द्रव्यमान, जब किसी कण के द्रव्यमान की तुलना कार्बन के 12वें भाग से की जाती है, तो उसे AMU कहते हैं। इसका मतलब होता है एटम मास यूनिट। 1 एटम मास यूनिट की वैल्यू क्या होती है, 1.66 × 10⁻⁻27 kg होती है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं क्लियर करना चाहूँगा निरपेक्ष द्रव्यमान, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड रिलेटिव मास क्या होता है। देखिए
सबसे सिंपल वाली बात है, निरपेक्ष वैल्यू क्या है? निरपेक्ष वैल्यू क्या है? तो सिंपल सी थ्योरी है आपके सामने। जैसे एक मैं घटना लेना चाहूँगा, मैं निरपेक्ष द्रव्यमान और सापेक्षिक द्रव्यमान, निरपेक्ष द्रव्यमान और सापेक्ष द्रव्यमान, एब्सोल्यूट मास एंड रिलेटिव मास को क्लियर करना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ। आपने एक महाभारत में ढंग से देखा होगा, कृष्ण अर्जुन जी का किरदार देखा होगा। गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और कर्ण के किरदार के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। गुरु द्रोणाचार्य ने पूरे एफर्ट डालिए और उन्हें ठान लिया था कि मुझे क्या करना है, अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना है। अब जब उनको मालूम चला कि एकलव्य तो अर्जुन से ज़्यादा ब्रिलियंट है, तो उसका अंगूठा काट लिया। कर्ण के अंदर ज़्यादा योग्यता थी, तो कर्ण को शिक्षा नहीं दी। तो अर्जुन के जो विद्या थी, अर्जुन के पास ताकत थी, वो क्या थी? एक निरपेक्ष थी, एब्सोल्यूट थी। जो है उसके पास है, लेकिन रिलेटिव तो कब मालूम चलता है कि जो गुरु द्रोणाचार्य को पता नहीं था कि भाई कर्ण अर्जुन से ज़्यादा बड़ा ताकत वो धनुर्धर है, या एकलव्य अर्जुन से अच्छा ब्रिलियंट है। तभी तो मालूम चला। जब एक पावर का दूसरे पावर से तुलना करते हैं, तो उसे रिलेटिव बोलते हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन के, जैसे सपोज करो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये है, इसकी तुलना किससे की गई है? कार्बन के 12वें भाग से की गई है। 12वें भाग से तुलना की गई है, तो इसका ये मास निकला है। तो कार्बन के 12वें भाग से भाग दे दिया, ये निकल के आ गया। ऐसे ही देखिए इस वाले मास को क्या किया, कार्बन के 12वें भाग से डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारे पास। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? कार्बन, जब किसी कण के द्रव्यमान को कार्बन के 12वें भाग से क्या कर दी जाए, तुलना की जाती है, तो उसे हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। इसके अलावा मैं और कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। और भी हैं जो ऐसे कण, इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए। बाकी का जो एक मूल कण है, हाँ मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं? मूल कण भी बोलते हैं, मूल कण। चलिए मैं आगे, आपने चलो इसके लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए मूल कण क्या है हमारे पास। मूल कण किसे बोलते हैं भाई? मूल कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनको मूल कण बोला जाता है। इसके बाद देखिए न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 0 and 1 करते हैं। इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव करते हैं, E नेगेटिव, इस टाइप से E, इस पर नेगेटिव। प्रोटॉन को ले लो यहाँ पर P ले लो प्रोटॉन को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, पॉजिट्रॉन एक दूसरा कण है हमारे पास, इसे बोलते हैं पॉजिट्रॉन। बेटे E पे यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर क्या होता है? E पर पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन है तो एक दूसरा होता है न्यूट्रॉनो, और इसकी खोज की थी एंडरसन ने की थी इसकी खोज। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का, ये क्या है? ये यहाँ लिख दूँ यहाँ पर मैं, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण। ये सब याद रखना है आपको, प्रतिकण है। मैं बिल्कुल प्रतिकण समझाऊंगा। इसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, भाई देखिए जो पॉजिट्रॉन है वो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। जो मास इलेक्ट्रॉन का होता है वही मास पॉजिट्रॉन का होता है। आवेश होता है उसका ऋणात्मक होता है, इसका धनावेश होता है, यही अंतर होता है। बाकी सब कुछ वही रहता है इसके अंदर, ठीक है ना। बाकी सब कुछ वही है इसके अंदर, और तो ऐसा नहीं है। और इसके बाद देखिए ये हो गया। एक तो हमारे पास दूसरा लेना चाहूँगा,
दूसरा लेना चाहूँगा मैं यहाँ पर, चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ, ये लेता हूँ। अब मिल गया न्यूट्रोनो, मिला न्यूट्रोनो, न्यूट्रिनो लिया मैंने। और न्यूट्रिनो को इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 0 और 0। इस पर द्रव्यमान आवेश दोनों 0 होते हैं, द्रव्यमान तथा आवेश क्या होते हैं, 0 होते हैं। न्यूट्रिनो इसके द्रव्यमान तथा आवेश क्या होते हैं, 0 होते हैं। और इसकी खोज की थी किसने, पाउली ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, पाउली ने खोज की थी न्यूट्रिनो ध्यान रखना है, 0n1 लिखा था न्यूट्रॉन, अगर 0n1 लिखा था न्यूट्रॉन और 0n0 लिखा था न्यूट्रिनो। इसकी पाउली ने खोज की थी। इसका द्रव्यमान आवेश दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। और देखिए यहाँ पर मेसॉन, मैं नेक्स्ट लेना चाहूँगा, नेक्स्ट लेना मेसॉन। दोबारा दूसरे कलर से लेता हूँ, मैंने लिखा मेसॉन। इसकी खोज की थी यूकोवा ने। इसकी खोज किसने की थी, यूकोवा। इसकी खोज यूकोवा ने की थी। और एक और बोसान, यहाँ पर लिखना चाहूँगा मैं। नेक्स्ट एक बॉक्स बनाया मैंने यहाँ पर इस तरीके से, और इसके अंदर लिखा मैंने, इसके अंदर डाला बोसोन। इसकी खोज की थी सत्येंद्रनाथ बोस ने, सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। इसे क्या बोलते हैं, हिग्स बोसोन। इसको गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, गॉड पार्टिकल भी बोला जाता है। गॉड पार्टिकल क्या होते हैं, गॉड पार्टिकल, अभी गॉड पार्टिकल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसे सबसे पहले एटम हुआ था। एटम क्या है, कि जो भी पदार्थ बना है एटम से बना है। तो बाद में मालूम चला भाई एटम तो खुद प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रोनो, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, बोसॉन सबसे मिलकर बना है। और फिर बाद में और रिसर्च चली, इसके बाद मालूम चला भाई इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल है, उसे क्या बोलते हैं, गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसोन बोलते हैं, हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल। मतलब इलेक्ट्रॉन भी इन छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बने। तो अभी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाई है, कुछ नहीं पता इसके बारे में, जानकारी नहीं दे पाए, तो इसलिए दिया। इसके जानकारी कौन जाने, भगवान जाने, तो इसलिए गॉड पार्टिकल, भगवान जाने, भगवान पे छोड़ दिया भाई गॉड पार्टिकल। तो हिग्स बोसोन हो गया। अब हमारे पास न्यूट्रॉन, मेसॉन और क्या हो सकते हैं। प्रतिकण क्लियर करना चाहूँगा, प्रतिकण क्या है ये चीज़, चलो आप नोट कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब प्रतिकण क्या है, मैं प्रतिकण डिस्कस करना चाहूँगा। प्रतिकण ये क्या होते हैं, एक दूसरे के स्वभाव विपरीत स्वभाव वाले होते हैं, विपरीत स्वभाव वाले कण। अपोजिट नेचर होता है, क्या होता है, अपोजिट नेचर। जैसे आपके एग्जाम्पल में ले सकता हूं यहाँ पर मैं, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव होता है हमारे पास, ये पॉजिटिव, ये ई नेगेटिव होता है, सही है। तो ये एक दूसरे के विपरीत प्रकृति वाले हैं। सब कुछ एनर्जी, मास सब कुछ इक्वल है, एक उस डायरेक्शन में है तो इसकी एक इस डायरेक्शन में, एक की पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, आवेश बिल्कुल इक्वल है, लेकिन एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। तो ये सब चीज़ हो गया, देखिए। तो मैंने आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। मुझे नहीं लगता अब एग्ज़ाम में इससे बेहतर कोई अलग कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भाई अब आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। अब मैं आगे जहाँ पर स्टूडेंट को केमिस्ट्री प्रॉब्लम आती है, आपको
और वो डिस्कस करने वाला हूँ। वो न्यूमेरिकल कराऊंगा केमिस्ट्री के, जहाँ पर आप उसे छोटे छोटे भाग जाते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ अणु बाहर निकालना, तुल्यांकी बाहर निकालना, ये सब बच्चों वाली चीज़ें, बिल्कुल बच्चों की तरह निकालना सीख जाएंगे। अब कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए आप हमारी क्लास से बने रहो। चलिए आज की वीडियो में इतना ही प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए भाई। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।